हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आर्कोलॉजिकल पॉइंट। मैं सुन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ जो सिलेबस है पीजीडीए का, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी। बेसिकली मैं एएसआई पीजी डिप्लोमा संबंधित जो भी सिलेबस है उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। मैं आप लोगों से हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपका रिटन एग्ज़ाम अगर अच्छे से जाता है तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो उसको पक्का करने के लिए आपको कुछ तो मतलब करना पड़ेगा। ये जो सिलेबस आप देख रहे हो ये जो है कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। ये वो सिलेबस है जो मैंने क्वेश्चन से निकाले हैं, मतलब जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे मैंने जो है सिलेबस बनाया हुआ है, ताकि आप लोग को एक हेल्प मिल सके कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो ये कोई ऑफिशियल कह सकते हैं कि सिलेबस नहीं है, ये मैंने बनाए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप काफ़ी हेल्प करेगा, राइट। सो आप लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में रहेगा जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या मतलब कैसे पढ़ना है कैसे लिखना है। एक्सेट्रा आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, बट थोड़ा बहुत मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे जो है कि आपको राइट डाउन करना है, ओके। और सिलेबस को आप जब पूरा देख लेंगे समझ लेंगे तो उसके बाद आपके लिए जो पढ़ना होगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, राइट। सो शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होता है कि आपको जो है जब क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी होता है, राइट। 4 सेक्शन आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो मैं सेक्शन ए यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिर्फ आपको टिक करना होता है कि कौन सा उसमें सही है, उसमें कुछ नहीं करना होता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग उसमें से 20 में से कम 15 आप लोग सही कर देंगे बिना पढ़े हुए, ओके। मगर आपको 15 नहीं करना है, आपको करना है कम से कम 19। इतना का टारगेट आपका उसमें रहना चाहिए, सिर्फ एक गलत होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आते हैं। आप उसको क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। और मैंने अपलोड भी किए हैं पूरे क्वेश्चंस, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन निकली है, राइट। तो उसको आप देख लेना। और इतना बता दूँ मैं आपको कि जितने भी क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए हैं उसके पहले जो पूछे गए हैं उनमें से कितना भी कम अगर वो रिपीट करेंगे तो मान के चलिए 6 क्वेश्चन रिपीट होगा, इससे कम रिपीट नहीं होगा। 6 क्वेश्चन तो मान के चलिए रिपीट होना ही होना है, ठीक है। या कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, मगर रिपीट हर बार होता है। 6, 7, 8 क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है पिछले क्वेश्चन से, तो उसको भी आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन तैयार करना है। अब हम सीधे आते हैं सेक्शन नंबर बी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसको आप देख लीजिए। पूछा गया था अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, तो आपको अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जानते हैं, खासकर जो हीट पॉइंट है उसको आपको डालना है। जैसे कि अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के फादर कौन है आपको पता है, SR राव है। इसका जो ब्रांच है मतलब मुख्यालय है कहाँ पर है, गोवा में है। कहाँ कहाँ पर काम हुआ है, साउथ इंडिया में काम हुआ है कृष्णा नदी के आसपास। इसके बाद जो है आपका गुजरात में हुआ है, ठीक है। तो बेट द्वारका नाम का जगह है वहाँ भी हुआ है। तो ये सब आप राइट डाउन करेंगे इसमें। इसके बाद करंट में कौन ऐसे विद्वान हैं इंडिया में जो कि अंडर वाटर आर्कियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ASI में ADZ करके हैं, त्रिपाठी करके, उनका नाम मुझे क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, त्रिपाठी सर है। तो वो जो है कि अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के जो है विद्वान हैं माने जाते हैं, काफ़ी उन्होंने काम किया है, उनका नाम मुझे पूरा क्लियर याद नहीं आ रहा है। तो आप ये सब भी अगर मेंशन कर देंगे तो आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। आप कुछ अलग दीजिए, बहुत एक्सपेंसिव होता है, पानी के अंदर होता है। पानी के अंदर का मतलब सिर्फ नहीं समुद्र के अंदर ही होता है, नदी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये सब जो है इसमें मेंशन करेंगे। इसके बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आ जाइए। ब्राह्मी स्क्रिप्ट की अगर बात आती है तो फिर आप जो है इसका एंटीक्विटी से शुरुआत करेंगे कि रिसेंटली साउथ इंडिया में 6 सेंचुरी BC की रेटिंग गई है तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट की। उसके बाद अनुराधापुर श्रीलंका चले जाएंगे। उसके बाद फिर इंडिया में कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है, ये सब आप मेंशन करेंगे। इसके डेवलपमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे आप जानेंगे, ठीक है। ब्राह्मी की रेटिंग क्या है, कितने स्क्रिप्ट हैं, कितने क्या है, वो सब आप इसमें लिखेंगे। खरोष्टी के बारे में, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, अफगानिस्तान के एरिया से हुआ है, इसको खरोष्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है कैसे इसकी मतलब उद्भाषण कैसे हुआ, डिसाइफरमेंट कैसे हुआ ब्राह्मी का, खरोष्टी का, किसने किया, किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, ये सब आप लिखेंगे। एम ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का एम क्या है। आर्कियोलॉजी का जो एम है बेसिकली वही है, आप सभी लोग जानते हैं कि आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि आप जो है मानव का इतिहास या मानव का जो रहन सहन है वो सब आप पता करते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल पता करते हैं, उसके अचीवमेंट के बारे में पता करते हैं मटेरियल रिमेंस के माध्यम से। उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको पता चली जाएंगी, या हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर वीडियोज़ लेके आऊँ, छोटे छोटे वीडियोज़, राइट।
आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम आपको पता ही है कि इसमें जो है जो मटेरियल्स होते हैं, जो आपके हेरिटेज होते हैं, जो भी छोटी मोटी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, वो सब इसमें जो है डिस्प्ले किए जाते हैं, ताकि आम लोग भी जो है जाके वहाँ पर चीज़ों को देख सकें, समझ सकें, अपने इतिहास, अपने घरों के बारे में जान सकें, और भी बहुत कुछ। आगे यहाँ पे लिखा है एएसआई के बारे में, एएसआई के एरिया के बारे में। आपको पता है जब आप एएसआई के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। एएसआई के अंडर में बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे प्री हिस्टोरी ब्रांच है, साइंस ब्रांच है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन ब्रांच है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस एएसआई के अंडर में है। एएसआई के अंडर में कितने मॉन्यूमेंट है? 3600 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट है, 3667 के आसपास मॉन्यूमेंट है, ठीक है। एएसआई कैसे काम करता है, इन सब के बारे में आप जितना ज़्यादा जान सकते हो उतना ज़्यादा जानिए। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है एब्सोल्यूट डेटिंग एंड रिलेटिव डेटिंग्स, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे हैं, एक भी बार मिस नहीं किया हुआ है। डेटिंग से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। यहाँ पर चैत्य बिहार में डिफरेंस पूछता है, अंतर हमेशा पूछता है। चैत्य बिहार के बारे में पढ़ना है। न्यूलिथिक कल्चर के बारे में आपको पढ़ना है। न्यूलिथिक कल्चर साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में कंपेयर करके आप पढ़ाई करिएगा, ताकि आप अच्छे से लिख सकें। न्यूलिथिक कल्चर में कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं, जैसे पॉलिश स्टोन टूल हो गया। साइट्स के बारे में नॉर्थ ऊपर से चले जाइएगा, क्या नाम है, गुप्त कराल से चले जाइएगा। गुप्त कराल बुरजोहम से लेकर के साउथ इंडिया में टिक्कल कोटा से लेकर पैमपल्ली से लेकर जितने भी आप साइट्स जानते हैं, कुड़ादिनी, जो भी मतलब साइट्स हैं, उन सबको जो है कि आप राइट डाउन करिएगा। और उसमें जो है अगर न्यूलिथिक कभी आता है तो आप जो राख वाले साइट हैं, एसमाउंट साइट्स, उनको मत भूलिएगा, उनको भी लिखिएगा। इसके बाद जो चारकोलिथिक कल्चर क्या होता है, चारकोलिथिक मेगालिथिक कल्चर में क्या अंतर है, मेगालिथिक कल्चर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मेसोलिथिक के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चारकोलिथिक, न्यूलिथिक, मेगालिथिक ये सब पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। तो मेसोलिथिक भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा अपर पैलिथिक भी देख लीजिएगा, कुछ भी मतलब वो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा भीमबेटका के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए जो भी आपके पास यूनिक चीज़ें हैं उसको जरूर पढ़ेगा। यहाँ पे मॉस्क लिखा है, मतलब मस्जिद है, चर्च है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसको पढ़िएगा। मॉस्क का इंपॉर्टेंस क्या है, मॉस्क में लोग कब जाते हैं, शुक्रवार को बंद होता है या रविवार को ओपन होता है, या फिर कितने टाइम क्या करते हैं, उसमें किसकी पूजा करते हैं, कुछ उसमें रहता है नहीं रहता है, इन सब के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चर्च के बारे में पढ़िएगा, चर्च क्या होता है, चर्च में लोग क्यों आते हैं, उसके इतिहास थोड़ा देखिएगा। उसके आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ बात कर सकते हो उसके बारे में बात करिएगा, ठीक है। एंशिएंट इंडियन कॉइन्स, पंचमार कॉइन्स के बारे में आप जानते हैं कि बहुत डिफरेंट शेप में जो है 8 सेंचुरी BC, मतलब 800 BC के आसपास से आपको मिलना शुरू होता है, और 6 सेंचुरी BC से कंटिन्यूस जो है कि पंचमार कॉइन्स चलता है। पहली बार जो है कोयम्बटूर में आपको मिला था पंचमार कॉइन्स, आपको पता है ये कर्नल कोल्डवेल को मिला था। तो इस तरीके से जो है कि आप लिखेंगे चांदी और जो है तांबे के सिक्के चलाए गए, ठीक है, सबसे पहले, और इनका कोई शेप नहीं था, इस पर आपको इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। तो ये सब जो हिट पॉइंट है, इस तरीके से आपको पंचमार कॉइन्स के बारे में लिखना है। जितने भी 16 महाजनपद है, हर जगह जो है कि डिफरेंट जो है कॉइन्स मिलते हैं। इनका जो स्टैंडर्ड वेट होता है वो आपका जो है 56 ग्रेन का होता है या 32 रत्ती का होता है। तो ये सब इस तरीके से जो है अगर ये कॉइन्स आता है तो ये लिखिएगा। इस बार कॉइन्स पूछा था पंचमार कॉइन्स के बारे में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ब्राह्मी का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, इसके बारे में आप जरूर पढ़ेगा, के.डी. वाजपेयी की किताब में जो है लिखी होगी, ठीक है। इसके बाद विजयनगरा से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है विजयनगर जो साम्राज्य, इसका स्थापना किसने किया था, तो हरिहर बुक्का नाम के 2 भाइयों ने जो है किया था। इसके बाद विजयनगरा से हो सकता है फिर इस बार क्वेश्चन कोई पूछे, तो इस टाइम के जो मॉन्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, उसको जरूर आप देख लीजिएगा। इसके बाद राखी गढ़ी में रिसेंटली अभी खुदाई चल रही थी एएसआई की तरफ से ही, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, किसने खुदाई किया है, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद आपका धोलावीरा है। धोलावीरा जो है कि रिसेंटली इसको जो है इस बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जोड़ा गया है धोलावीरा को। धोलावीरा में जो है कि आपको रॉक कट टैंक्स मिलते हैं, उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। 16 रॉक कट टैंक्स मिलते हैं। उसके बाद धोलावीरा से और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, ये सब जरूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, हिंदी में है थोड़ा सा, पुरावशेषों का धरोहर के रूप में आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में बताइए। पुरावशेष मतलब होते हैं वही आपके आर्कियोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है, और उनका जो धरोहर के रूप में आवश्यकता, धरोहर के रूप में मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ प्राचीनतम है, अगर वो आपके एरिया से मिल रहा है तो उसका महत्व कैसे नहीं। एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं कि मान लीजिए कि सारनाथ में जो है रखा हुआ है अशोक के टाइम का लायन कैपिटल, ठीक है। अब वो जो है अगर मोटा मोटा रखे 2300 साल पुराना है, मगर उसकी पॉलिशिंग अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें चमक जाएंगी कि क्या गजब उन लोगों ने पॉलिशिंग की है, ठीक है। और उसके बारे में एक और भी नई पॉइंट्स आप जान लीजिए कि जो है बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है रिसर्च चल रहा है उसकी पॉलिशिंग के ऊपर, और ऐसा माना जा रहा है कि जो पॉलिशिंग उस पर मिलती है वो पॉलिशिंग जो है बनारस के एरिया से उसकी शुरुआत हुई है। अशोक के जो अभिलेख है उस पर जो पॉलिशिंग मिलती है, ठीक है, शिलालेखों पर, वो उनका जो एरिया रहा है वो बनारस ही रहा है,
आपको पता है जो चुनार जो मतलब सैंडस्टोन जो यूज़ किए गए हैं वो चुनार के ही यूज़ किए गए हैं, बनारस के पास का ही, और पॉलिशिंग भी लगभग इधर का ही था। और ऐसा माना जा रहा है कि जो नियोलिथिक जो टूल्स थे उन पे जो पॉलिशिंग मिलती थी, उन्हीं पॉलिशिंग का जो है एडवांस रूप हमें अशोक के अभिलेखों पे देखने को मिलते हैं। अभी ये मतलब रिसर्च चल रहा है, मैं कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिकल, अब वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता आपको है, क्योंकि आप लोग आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। वो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो सब चीज़ें जो कि आज से 2300 साल पुरानी है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे डांसिंग गर्ल आपको मिला है जो कि 5000 साल पहले का है, जो ये बता रहा है कि हम लोग का कल्चर जो है कितना रिच है, ठीक है। आप इस तरीके से जो है लिख सकते हैं। तो कैसे महत्व है इस पर आप बहुत लंबा चौड़ा खींच सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कभी फिर एक्सप्लेन करूँ। इधर देखिए नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन आया है, नागरा और द्रविड़ स्टाइल में। तो आपको पता है कि जो नागर स्टाइल के टेम्पल हैं और जो द्रविड़ में, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे जो साउथ इंडियन टेम्पल्स है उसमें आपको बहुत बड़ा जो है कि एक घेरा मिलता है, एक बाउंड्री मिलता है, वहाँ एक तालाब मिलता है आपको बाउंड्री के बीचों बीच, जबकि नॉर्थ इंडियन टेम्पल में आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ के शिखर जो है, यहाँ के में शिखर आपको मिलता है, वहाँ पे आपको पिरामिडल शेप मिलता है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो है जो एक एंट्रेंस गेट मिलता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जबकि आपको नॉर्थ इंडियन टेम्पल में ऐसा देखने को आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है, वो आपको राइट डाउन करने हैं, राइट। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, ये मैंने थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि मुझे डाउट है कि हो सकता है आप लेखों के महत्व के बारे में पूछ दे कि अब लेखों से हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो भी जो है कि आप अपने हिसाब से देख लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का क्या महत्व है, सिक्कों से किस तरह इतिहास निकलते हैं। आपको जैसे पता है कि अभिलेख की अगर हम बात करें तो आपने एक अभिलेख का नाम सुना होगा जिसका नाम है बेसनगर इंस्क्रिप्शन, आपने सुना होगा। तो उससे आपको जानकारी मिलती है कि 2nd सेंचुरी BC में जो है कि वासुदेव, ठीक है, वासुदेव का जो है कि पूजा पाठ स्टार्ट हो चुका था मध्य भारत में। इसी तरीके से जो है कि लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन है जिससे आपको मालूम होता है कि अशोक वहाँ पे गया था अपने मतलब शासन के 20वें वर्ष, और वहाँ पे उसने एक जो है खंबा भी गड़वाया था, और इससे मालूम होता है कि वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर वो सब इंस्क्रिप्शन नहीं तो आपको कैसे मालूम होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म वहाँ पर हुआ था, अशोक वहाँ पर गया था। तो इसलिए बहुत सारी जो है कि इंपॉर्टेंस है इंस्क्रिप्शन का। कॉइन्स का आपको पता ही है कि अगाथोक्लिज के सिक्के पर जो है बलराम के कृष्ण के अंकन मिलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सिक्कों पे जो है लक्ष्मी के अंकन मिलते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पे जो है आपको बीड़ा का अंकन मिलता है, शेर का अंकन मिलता है, टाइगर से लड़ते हुए का अंकन मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉइन से भी मिलते हैं, ठीक है। हाउ साइंस सब्जेक्ट्स हेल्प इन आर्कियोलॉजी, ये भी थोड़ा सा मैंने ऐड किया है कि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। इसके अलावा जो भी और भी सब्जेक्ट हैं, जियोग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री है, ये सब कैसे जो है कि हेल्प करते हैं आपका आर्कियोलॉजी का, ठीक है। जैसे जियोलॉजी आपका है, बहुत हेल्पफुल करता है हिस्टोग्राफी उसका, तो कैसे वो हेल्प करते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जरूर देखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी BS आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली क्या डिफरेंस है इसको आप जरूर नोट करिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके क्या इंपॉर्टेंस है, कितने साइट्स हैं, मिक्स कितना साइट है, कल्चरल कितने हैं, ठीक है। ये सब आप जो है कि एकदम आपके मतलब दिमाग पे होना चाहिए। तो ये जो है आपका सेक्शन B खत्म हो गया, सेक्शन C में चलते हैं, ठीक है। सेक्शन C में जो कहानी है वो ये है कि आपको जो है इसमें आइडेंटिफाई करना होता है पिक्चर्स, मतलब आपको कुछ इमेजेस दिए गए होते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें जो इमेजेस हैं वो किसके हैं, और उसके आधार पे आपको फिर लिखना होता है। पर पहले आपको पहचानना होता है फिर लिखना होता है। ये थोड़ा सा आपका जो है मेमोरी लेवल चेक करते हैं कि आपके पास मेमोरी है कि नहीं है, आप याद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम्पी का रथ टेम्पल है, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। धम्मिक स्तूप, अब सारनाथ इसी बार पूछा गया था, सारनाथ के बारे में, धम्मिक स्तूप के बारे में लिखना था, ठीक है। बोधगया टेम्पल आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इस बार पूछा गया था विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये भी आया हुआ था। तो जो इस बार आया हुआ है उसको आप एक बार इग्नोर कर सकते हैं, मगर जो नहीं आया उसको आप जरूर पढ़िएगा। एलिफेंटा सदाशिव स्टेच्यू, इस बार ये भी पूछा गया था। इसके बाद उदयगिरी दशावतार वराह स्टेच्यू, ये भी इस बार पूछा गया था, ठीक है। तो इन सबको आपको देखना है, जो इस बार पूछा गया है इसको आप अभी मत देखिएगा, इसको आखिरी में देखिएगा, मगर जो नहीं पूछा गया इसको जरूर देखिएगा। जैसे सांची स्तूपा, ये नहीं पूछा गया था। पृष्ठ किंग ऑफ मोहनजोदारो, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। डांसिंग गर्ल के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ कर्नाटका, अच्छा वो जो बाहुबली का जो मूर्ति है, बाहुबली का जो मूर्ति है बड़ा वाला कर्नाटका में है ना, उसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। श्रवण बेलगोला कर्नाटका में पड़ता है, बाहुबली का मूर्ति है जो कि जैन धर्म के बहुत ही मतलब माननीय लोग हैं। इसके बाद बीबी का मकबरा के बारे में पढ़ लीजिएगा। बीबी का मकबरा जो है आगरा का ताजमहल जैसा लगता है,
ठीक है। अगर आप ताजमहल भी देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। कोणार्क का सन टेम्पल के बारे में पढ़ लीजिएगा, सोर टेम्पल देख लीजिएगा, महाबलीपुरम का रमप्पा टेम्पल रिसेंटली इस बार जो है ऐड किया गया था, क्या नाम है, पिछली बार का ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जिसे काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। तेलंगाना में 12वीं सेंचुरी के आसपास का शायद टेम्पल है ये, और शायद शिव को समर्पित है। तो इनके बारे में जितना पढ़ सकते हैं, किस मटेरियल से बनाया गया है, ठीक है, वो सब आप जरूर इसमें लिखिएगा। रिसेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो भी रिसेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जैसे आपका अभी धोलावीरा को ऐड किया गया, उसके बारे में जरूर जानिएगा। आगरा फोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इतना चीज़ जो है पिक्चर को आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो भी आपको इंपॉर्टेंट टेम्पल्स लगे, जो भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स लगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लगे, उसको आप खुद देखिएगा, खुद से पढ़िएगा, ठीक है। ये मतलब मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि इतना आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे सेक्शन डी में, जिसमें आपको एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ चेक किया जाता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है। जो पहला क्वेश्चन उसी को देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ एनी आर्कियोलॉजिकल साइट, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है किसी भी साइट पर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लीजिए कि मैं सारनाथ गया, तो मैं सारनाथ क्या देखा। अब वहाँ पे सिर्फ धमे की स्तूप थोड़ी ना है, वहाँ पे धमे की स्तूप है, धर्मराज का स्तूप है, उसके अलावा चौखंडी स्तूप है, उसके अलावा जो है कि एक चिड़ियाघर है, ठीक है। मतलब आप क्या क्या देख रहे हैं। वहाँ पे एक डियर पार्क भी है, ठीक है, वहाँ पे तमाम तरह के पक्षी है, जानवर है, हाँ। तो जो भी चीज़ें आपको दिख रहा है वो आप कैसे उसको जो है एक्सप्लेन करते हैं, यही आपका चेक करते हैं। तो जो भी साइट जिस पे आपका ज़्यादा कमांड हो, जिस पे आप कई बार गए हो, जिस पर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो, उस पर आप जो है कि लिखने का कोशिश करें और बहुत ही अच्छे से लिखें और अपना प्रैक्टिस भी करें। बहुत ही अच्छे से लिखने की कोशिश करें और अपना प्रैक्टिस तगड़ा बनाएं उस पर, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा गया है कि आप किसी भी साइड का एक्सपीरियंस दीजिए अपना, मतलब क्या समझते हैं आप, कैसे आप वहाँ पे, मतलब ठीक है। अब ये नहीं कि आपको जाके लिखना है कि ताजमहल बहुत अच्छा है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, चांदनी रात में और चमकता है, ये सब बेवकूफ़ियत लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये लिखना है ताजमहल किस मटेरियल से बनाया गया है, कब बनाया गया है, हमारे पास ऐसे कौन से एविडेंस है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसको जो है कि शाहजहाँ ने बनवाया था। आप इन सब चीज़ों को सर्च करिए। ये नहीं कि मतलब उसके जो आम लोग देखते हैं, अगर आम लोग जैसा आप भी लिख देंगे तो फिर मतलब कुछ नहीं रह गया ना, आपको कुछ अलग लिखना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं राइट डाउन अबाउट खजुराहो टेम्पल्स ऑफ ग्रुप। इस बार पूछा गया था खजुराहो टेम्पल्स ऑफ ग्रुप के बारे में, अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इसमें कुछ स्टूडेंट ने क्या किया था कि उन्होंने लिखने के बाद उसका चित्र भी बना दिया था, ठीक है। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान उतने ही समय में 2 घंटे में अगर वो चित्र बना दे रहा है तो इसका मतलब ये कि जाहिर सी बात उसका नंबर बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं, किसको समर्पित है किसको नहीं समर्पित है, ये आपको एकदम क्लियर रहना है जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोग्राफी, ठीक है, मतलब जो हिस्टोग्राफी है जिसे आप स्तरीकरण कहते हैं, सबसे पहले किसने दिया, उसका यूज़ क्या है, आर्कियोलॉजी में उसका कैसे यूज़ है, ठीक है। ये सब जितना आप डिटेल में लिख सकते हैं इसके बारे में, सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सब मतलब आप अच्छे से लिखेंगे कि मतलब हिस्टोग्राफी से कहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं, हिस्टोग्राफी कब मान्य नहीं होता है। तो ये सब जो है कि आप जितना डिटेल में लिख सकते हैं ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हाउ टू कंजर्व एंड प्रिजर्व आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज। हेरिटेज को हिंदी में कहते हैं विरासत, मतलब कि जो भी मतलब हम लोग के पूर्वज रहे हैं, मतलब जो भी हम लोग के पहले के रहे हैं, वो लोग कुछ बनवा कर छोड़ गए हैं। जैसे रेड फोर्ट हो गया, बीबी का मकबरा हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, ठीक है, और जैसे आपका कुतुब मीनार हो गया, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो इसको कंजर्व और प्रिजर्व कैसे आप करेंगे, हाउ टू। तो आपको पता है अगर लोहा है तो लोहे को प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए, अगर कोई संगमरमर का चीज़ है उसको प्रिजर्व करने के लिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मतलब सर्च करिए कि कैसे प्रिजर्व करेंगे, अगर कौन सा मटेरियल मिलेगा तो उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है कैसे प्रिजर्व कंजर्व करें। इसके बाद शुड द आर्कियोलॉजिस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू देयर ट्रेजर हंटिंग। ट्रेजर हंटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलते हैं, जो भी जो है मतलब प्राचीन वस्तुएं जो भी मिलती हैं, क्या उसको छोड़ देना चाहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट उसको जो है कि उसके लिए काम करे। जी नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट का काम बिल्कुल भी नहीं है कि वो ट्रेजर हंटिंग करे। ट्रेजर हंटिंग मतलब कहीं भी खोद के कुछ भी निकाल के लेके चले जाए, ठीक है, उसको बेचबाजी मतलब कुछ भी कर लें, तो वो सब बिल्कुल भी एक आर्कियोलॉजिस्ट को शोभा नहीं देता है, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो अपने हिसाब से आप समझिएगा। आगे चलते हैं। डिफरेंट यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि आर्कियोलॉजी हिस्ट्री में क्या डिफरेंसेस है, इसको आप कैसे लिखेंगे, कैसे आप जो है राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आर्कियोलॉजी आपका जो है कि बेसिकली कह सकते हैं कि जो लोग आज नहीं हैं उनका अध्ययन करता है, जबकि हिस्ट्री आपका
लोगों के नामों का अध्ययन करता है, उनके इतिहास का अध्ययन करता है, जो लोग रहे हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली नाम का इम्पोर्टेंस होता है हिस्ट्री में कि फ़लाना राजा, फ़लाना पीरियड, ठीक है। जबकि आर्कियोलॉजी उनका भी अध्ययन करता है जिनका कोई नाम नहीं है, जैसे किसान, जैसे एक एग्रीकल्चर फार्मिंग कम्युनिटी, उनका अध्ययन करते हैं। एक ऐसा कबीला या क्या मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ जिनका मतलब कह लीजिए सिर्फ अस्तित्व तो बचा है मगर उनके नाम से अनभिज्ञ हैं, वो काम आर्कियोलॉजी करता है। एक ग्रुप का पता लगाता है कि यहाँ पे ऐसा ग्रुप हुआ करता था जो स्टोन टूल बनाया करता था, तो ये काम आर्कियोलॉजी करता है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि उस व्यक्ति का ये नाम था, उसने ऐसा किया था। वो ये बता सकते हैं कि हाँ फलाना मानव रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से डिस्क्राइब योर विजिट एन आर्कियोलॉजिकल साइट और मॉन्यूमेंट। ये देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बताई है। किसी मॉन्यूमेंट पे आपका क्या एक्सपीरियंस है, किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा है, आप मान लीजिए वहाँ गए तो फिर आपने वहाँ पे क्या देखा, वो किस तालाब के अंदर में है, वो कितना तल्ली का है, वहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ किए गए हैं, कितनी खिड़की मतलब खिड़की उधर किस तरह लगे हैं, हाँ उस पर जाने के लिए किस चीज़ का बना हुआ है, या बेल्स है, क्या है, किसने बनवाया है, कब बनवाया है, किसका कंट्रीब्यूशन है, एक्सेट्रा। मतलब जितना भी आप उसमें मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बना सकते हो उतना बनाइए। तो ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक मोटा आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। हो सकता है मैं तुरंत आपको रिस्पॉन्ड ना करूँ, बट मैं आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर।